कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस बाय आर.बी. गर्ग। बच्चों, आज हम 12th क्लास फिज़िक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक किरचॉफ लॉ डिस्कस करेंगे। किरचॉफ जो साइंटिस्ट था उसने करंट्स और वोल्टेज से रिलेटेड कुछ रूल बनाए, कुछ लॉज डेवलप किए। तो वन बाय वन उन लॉज को हम डिस्कस करने वाले हैं। किरचॉफ लॉज, देयर आर टू लॉज ऑफ किरचॉफ। फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। जो फर्स्ट लॉ है उसे जंक्शन रूल भी कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन। अगर जंक्शन का मीनिंग हमें क्लियर है तो हम जंक्शन रूल को बड़े आसानी से बता सकते हैं। आपने जंक्शन वर्ड कॉमनली जो सुना होगा वो रेलवे स्टेशन से रिलेटेड जरूर सुना होगा। बड़ा कॉमन वर्ड है कि नहीं, जो कुछ रेलवे स्टेशन है उन पर लिखा रहता है जंक्शन, और कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन है जिन पर लिखा रहता है ओनली रेलवे स्टेशन। दैट इज नॉट अ जंक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन एंड द सिंपल रेलवे स्टेशन? कभी आपने इस पर गौर किया तो आपको पता चलेगा कि जंक्शन में और सिंपल जो स्टेशन है उनमें क्या डिफरेंस है। जंक्शन वो होते हैं जहां पर कई डायरेक्शन से ट्रेन आ सकती हैं और जा सकती हैं, और जो सिंपल एक स्टेशन रहता है वहां सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है ट्रेन के आने की और जाने की। तो ये जंक्शन का मीनिंग रहता है। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, जंक्शन रूल की बात करें, तो करंट में जंक्शन का क्या मतलब है, किस लिए, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे जंक्शन को यूज करते हैं। तो अगर आपके पास एक पॉइंट है जहां पर काफ़ी सारे करंट आप शो करते हैं, कुछ करंट ऐसे हैं जो इसमें एंटर कर रहे हैं, I1 करंट, दैट इज I2 करंट, I3, I4 एंड I5। इस तरह से आप जंक्शन रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जंक्शन रूल क्या बताता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ जंक्शन रूल? अगर आप स्टेटमेंट की बात करें तो वो बताता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जंक्शन रूल। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इस जंक्शन पे जो करंट मीट करता है उसका अगर एल्जेब्रिक सम कर दिया जाए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। दिस इज द जंक्शन रूल और फर्स्ट किरचॉफ लॉ। अगर इसको जंक्शन रूल को समेशन से हटा करके अप्लाई करें तो आप लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट इज इक्वल टू जीरो। जो इनकमिंग करंट है उनके लिए पॉजिटिव साइन यूज किया और जो आउटगोइंग करंट है उनके लिए नेगेटिव साइन यूज किया, कन्वेंशन साइन। तो अगर आप देखें I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, इट मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट, इस तरह से आप कह सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द जंक्शन रूल। मतलब जंक्शन के पास जितना करंट आता है उतना ही करंट वहां से चला जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट का जो सम है वो हमेशा इक्वल मिलेगा आउटगोइंग करंट के सम के बराबर। दिस इज द फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। द नेक्स्ट इज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को क्लोज लूप लॉ भी कहा जाता है। क्लोज लूप लॉ। इसको कई बार करंट लॉ भी कहते हैं CL से, इसको VL वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। क्लोज लूप लॉ, ये जो फर्स्ट लॉ था वो करंट के लिए अप्लाई किया, ये वोल्टेज के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड जो किरचॉफ का लॉ है उसको आप ओम्स लॉ की मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। ओम्स लॉ क्या था? सिंपली दैट इज V इज इक्वल टू IR। दिस इज ओम्स लॉ। अगर आप एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लें जिसमें कई सारे वोल्टेज के सोर्स हैं, कई सारे रेजिस्टेंस हैं, तो वहां पर ओम्स लॉ को कैसे अप्लाई किया जाए, तो उसके लिए किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो यूजफुल है।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज लॉ और मॉडिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, मॉडिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या बताता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन दैट क्लोज सर्किट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये लॉ जब भी अप्लाई होगा क्लोज लूप पर अप्लाई होगा। अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो हम इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम क्लोज लूप लॉ है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट लॉ था जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल, या जिसको करंट लॉ भी कहते हैं। सेकंड लॉ जो है उसे वोल्टेज लॉ या क्लोज लूप लॉ कहते हैं। क्लोज लूप लॉ क्यों कहते हैं उसका रीजन आपको समझ आ गया, क्योंकि जब भी सेकंड लॉ अप्लाई होगा क्लोज लूप पर ही अप्लाई होगा। और वो क्या कहता है, जितने भी ईएमएफ के सोर्स हैं किसी क्लोज लूप के अंदर, उनका सम इज इक्वल टू करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई और उन सभी का सम दैट इज इक्वल टू सेकंड लॉ, और यू कैन से क्लोज लूप लॉ। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ किरचॉफ, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। अब मैं इन दोनों लॉ का यूज करना आपको सिखाता हूं, किस तरह से इनको यूज किया जाता है। इनकी एक एप्लीकेशन जिसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, अगला ही टॉपिक हमारा। उस टॉपिक के अंदर हम इन दोनों लॉ को अप्लाई करना आपको सिखाते हैं, वहां से आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज साइंटिस्ट के नाम से लिखा जाता है। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था, और ब्रिज जैसा कि ब्रिज आप क्लियर कर रहे हैं, ब्रिज का मतलब एक पुल से है। तो यहां किस पुल की बात व्हीटस्टोन ने की, तो ये रेजिस्टेंस से बना हुआ एक ब्रिज है, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। किस फॉर्म में? ब्रिज की फॉर्म में। तो आप ऐसा कह सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। और किस तरह से इसको शो करते हैं, लाइक दिस। PQRS, this is the formation of bridge using the four resistance PQRS. When the bridge is balanced, then P by Q is must be equal to R by S. This is the principle of Wheatstone bridge. In the bridge balance condition, P by Q is equal to R by S. और ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या है? व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिज है वो बैलेंस है। तो हमें यहां पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करके P by Q इज इक्वल टू R by S प्रूव करना है। तो देखिए किस तरह से इसको प्रूव किया जा सकता है। यहां से I करंट आपने स्टार्ट किया, और इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं इस जंक्शन से करंट के पास दो रास्ते हैं। अगर P के अंदर जो करंट है वो I1 जाता है तो R में कितना करंट होगा? I माइनस I1। टोटल करंट जो था उसका कुछ पार्ट P में चला गया, तो बाकी जो बच गया पार्ट वो R में आएगा। तो यहां कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? करंट लॉ या जंक्शन रूल अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, फिर करंट को दो रास्ते मिलते हैं। फिर यहां आप जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे। गैल्वेनोमीटर की साइड जो करंट है वो Ig आता है, तो Q की साइड कितना करंट जाएगा? I1 माइनस Ig। दिस इज द करंट। सिमिलरली एट दिस पॉइंट एक करंट यहां से आप देख रहे हैं आ रहा है, दैट इज Ig, और दूसरा करंट R से होकर के I माइनस I1 यहां पहुंच रहा है। तो यहां जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग दोनों करंट मीट करते हैं और फाइनली एक ब्रांच में जा रहा है, तो दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। दैट इज I माइनस I1 प्लस Ig।
अगेन एस से जो करंट आया और क्यू से जो करंट आया वो दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं और एक सिंगल ब्रांच के अंदर जाता है। तो इन दोनों करंट को आप ऐड करिए, I माइनस आई वन प्लस आई जी प्लस आई वन माइनस आई जी कैंसल आउट, आई वन कैंसल आउट, सो द करंट लेफ्ट इज ओनली I। मतलब ये हुआ कि जितना करंट एक बैटरी से आपने स्टार्ट किया था उतना ही करंट रिटर्न में बैटरी को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंसीडरेशन आपने करंट को लेकर के की थी वो सारी कंसीडरेशन सही है। अगर ये आई नहीं होता, यहाँ पर कैंसिल होने के बाद आई नहीं बचता, तो यहाँ से आप पहचान सकते थे कि कुछ ना कुछ आपने गलती की है, कोई मिस्टेक आपने की है, जिसकी वजह से जो करंट है वो जितना आउटगोइंग था उतना इनकमिंग नहीं आ रहा है। तो ये पहचान है कि आप बता सकते हैं कि जो करंट का डिवीजन आपने किया वो सही है या नहीं है। तो हमने आई ही स्टार्ट किया था और फाइनली आई ही वापस आता है, तो हम कह सकते हैं करंट का डिवीजन सही है बिल्कुल। तो देखिए किरचॉफ का सेकंड लॉ किस तरह से यहाँ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ हमने अप्लाई किया, किस तरह से जंक्शन पे करंट डिवाइड होता है ये सब हमने यहाँ पर स्टडी किया। तो अब हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ का सेकंड लॉ किस तरह से अप्लाई करना है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किरचॉफ सेकंड लॉ के अंदर। किरचॉफ सेकंड लॉ हमेशा क्लोज लूप पर अप्लाई होगा, सबसे पहला पॉइंट। तो आपके पास यहां पर दो क्लोज लूप नजर आते हैं, एक क्लोज लूप ये है और दूसरा क्लोज लूप यहां पर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं, दैट इज नेमिंग A, B, C और D। अगर हम बात करें फर्स्ट लूप की, ऑन अप्लाइंग वोल्टेज लॉ इन फर्स्ट लूप, दैट इज A, B, D, A, A, B, D, A। इस लूप पर अगर वोल्टेज लॉ यानी कि किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई किया जाए तो देखिए किस तरह से अप्लाई होगा। आपको जो बुक में जो डायरेक्शन दी गई है, जैसे बुक रूल फॉलो करती है वैसा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं किसी भी लूप पर। आप कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लें, जिस डायरेक्शन में आप चलना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हैं, कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं आपकी मर्जी से। मान लेते हैं आप जो है क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं, लाइक दिस। इज इट क्लियर और नॉट? आपने चूज कर लिया कि आप क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं, तो आपकी डायरेक्शन के अंदर जो भी करंट की डायरेक्शन आए, मतलब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, अगर करंट भी उसी डायरेक्शन में आता है तो आपको पॉजिटिव साइन लगाना है। अगर करंट की डायरेक्शन और आपके लूप की डायरेक्शन अपोजिट है तो आपको नेगेटिव साइन लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर ऐसा आप करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं, तो आपको फिर प्लस माइनस की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, वो नहीं रहेगी बुक्स के अकॉर्डिंग। चलिए, मैंने लूप जो लिया वो क्लॉकवाइज लिया, तो इस लूप के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ में अप्लाई करता हूं। देखिए, इस लूप के अंदर कोई भी वोल्टेज का सोर्स नहीं है, देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ, सो 0 इज इक्वल टू I1 करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस P1 P, तो I1 P, और इसके साथ साइन कौन सा लगाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो पॉजिटिव साइन, दैट इज I1 P। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, आप नीचे आते हैं और करंट भी नीचे है, तो दोनों सेम है, तो IG इंटू जी, अगेन पॉजिटिव साइन। अब आप देखें, आपके लूप के अकॉर्डिंग आप ऊपर जाते हैं लेकिन करंट नीचे है, तो यहां साइन माइनस होगा, दैट इज I माइनस I1 इंटू R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, आपको अपने लूप के अकॉर्डिंग चलना है। कोई एक लूप आप चूज कर लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उस लूप के अकॉर्डिंग आप चलते रहे, और जो भी करंट आपके लूप की डायरेक्शन में आए उनके साथ आप पॉजिटिव साइन लगाएं, और जो आपके लूप के अपोजिट है उनके साथ आप नेगेटिव साइन लगाएं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन 1 बना दी। सिमिलरली, ऑन अप्लाइंग वोल्टेज लॉ इन सेकंड लूप, on applying voltage law in second loop,
दैट इज BCDB, BCDB। चलिए अप्लाई करते हैं। अब फिर आपको अपना एक लूप चूज करना है। मैंने फर्स्ट क्लॉकवाइज लिया था, अब आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो 0 इज इक्वल टू, आप नीचे आते हैं लूप के अकॉर्डिंग और करंट भी नीचे है, IG इंटू जी, पॉजिटिव साइन। आप ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर है इसके अंदर से, दैट इज प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस। आप ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे है, तो माइनस साइन I1 माइनस IG इंटू क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप एक लूप चूज करें, उस लूप के अकॉर्डिंग आप चलते रहे और जो भी करंट आपकी डायरेक्शन में है, आपकी लूप की डायरेक्शन में है, उसके साथ आपने पॉजिटिव साइन लगाना है और बाकी जो करंट हैं अपोजिट डायरेक्शन में है उनके साथ आपने नेगेटिव साइन यूज करना है। चलिए, तो इक्वेशन 1 और 2 आपके पास है। ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या कहती है, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो उस टाइम पे जो ब्रिज है वो बैलेंस है, यानी कि P/Q इज इक्वल टू R/S है। तो चलिए देखते हैं। व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता, इट मीन्स IG इज इक्वल टू 0, IG इज इक्वल टू 0। IG 0 पुट करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, पुट करेंगे IG 0 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटे। 0 इज इक्वल टू I1P माइनस I माइनस I1R, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और 0 इज इक्वल टू I माइनस I1S माइनस I1Q, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आपने IG 0 पुट करने के बाद लिखा तो उनको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपने लिख दिया। तो इक्वेशन 3 और 4 को रीराइट अगर आप करें, यहां से रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, व्हेन यू रीराइट द इक्वेशन 3 एंड 4, then I1P is equal to I minus I1R, I1Q is equal to I minus I1S, this is equation 5, this is equation 6। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आपके पास होंगे। डिवाइड इक्वेशन 5 by 6, डिवाइड इक्वेशन 5 by 6। अगर इक्वेशन 5 को 6 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे I1P डिवाइड बाय I1Q, I माइनस I1R डिवाइड बाय I माइनस I1S, दिस कैंसल आउट। सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, आंसर इज P/Q इज इक्वल टू R/S। This is the bridge balance condition for Wheatstone bridge. The most important point is bridge balance condition of Wheatstone bridge. तो बच्चों, यहाँ इस टॉपिक के अंदर हमने फर्स्ट लॉ किरचॉफ का और सेकंड लॉ दोनों अप्लाई किए, और दोनों किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो ये था Wheatstone ब्रिज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रैक्टिकली व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे यूज करते हैं उसके लिए हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज अगला ही टॉपिक है। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
तो डेफिनेशन अगर कहें, डिफाइन करने की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे? इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज अभी हमने डिस्कस किया उसकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो मीटर ब्रिज है। लैब में आप जो यूज करते हैं वो मीटर ब्रिज है या स्लाइड वायर ब्रिज है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है। अगर इसके प्रिंसिपल की हम बात करें तो प्रिंसिपल क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट P/Q इज इक्वल टू R/S। ब्रिज बैलेंस जो कंडीशन है वही इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे मीटर ब्रिज को बनाया जाता है, तो उसमें आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। दो L शेप की स्ट्रिप आप यूज करते हैं, कॉपर स्ट्रिप, बीच में एक कंप्लीट स्ट्रिप है और दूसरी L शेप स्ट्रिप जो है वो यहां यूज करेंगे, लाइक दिस। दो L शेप कॉपर स्ट्रिप आपने यूज की, तो यहां देख रहे हैं कि इस स्ट्रिप की वजह से दो गैप डेवलप यहां पर हो जाते हैं, दो गैप यहां पर डेवलप हो जाते हैं और यहां पर एक मीटर स्केल लगी रहती है, मीटर स्केल जो 100 सेंटीमीटर तक मेजर करती है, लाइक दिस 100 सेंटीमीटर। ये जो स्क्रू है और यहां पर जो स्क्रू है, इस स्क्रू से यहां इस स्क्रू के साथ एक वायर अटैच की जाती है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर रहती है। इस स्क्रू के साथ यहां पर एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ यहां पर जॉकी अटैच की जाती है, जॉकी। लेकिन अभी तक यहां कोई बैटरी अटैच नहीं की, ईएमएफ का सोर्स हमने अटैच नहीं किया, तो वो अटैच करने के लिए मैं यहां एक सेल का यूज करता हूं। इस तरह से यहां से आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं। यहां की लगा सकते हैं एज ए स्विच ऑन और ऑफ के लिए, और इस गैप में आप कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसका दूसरा जो गैप है यहां पर कनेक्ट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस। मतलब जो स्लाइड वायर ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टेंस है और अगर ब्रिज बैलेंस है तो P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। अगर ब्रिज बैलेंस है तो उस कंडीशन में 3 नॉन रेजिस्टेंस की टर्म में आप एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इस डिवाइस को आप एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं इन टर्म ऑफ 3 नॉन रेजिस्टेंस, इन टर्म ऑफ 3 नॉन रेजिस्टेंस। 3 रेजिस्टेंस आपको नॉन होंगी, एक अननोन होगी। तो अगर आप इस डिवाइस का जो सर्किट मैंने ड्रॉ किया है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट के साथ कंपेयर करें, ये जो रेजिस्टेंस है P का काम कर रही है, ये Q का, और गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी कनेक्ट है। जॉकी एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा कंपोनेंट है जो जिस तरह से मार्कर है कुछ इस टाइप से रहता है, उसको इस वायर के ऊपर जेंटली मूव करवाया जाता है। और कब तक मूव करवाते हैं? जब तक गैल्वेनोमीटर 0 शो नहीं करता, नल पॉइंट शो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल गैल्वेनोमीटर यहां पर नल पॉइंट शो करता है, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, और नल पॉइंट यहां पर C पॉइंट पर शो होता है। तो A से C की जो लेंथ है वो L है और C से जो B की लेंथ है वो 100 - L है। दिस इज क्लियर और नॉट? तो आपके पास एक रेजिस्टेंस यहां है, इसे P बोल दिया, इसको Q, और इस लेंथ को मैंने R बोल दिया, और जो ये लेंथ है उसको S बोल दिया। तो ये 4 रेजिस्टेंस और बीच में गैल्वेनोमीटर, आई थिंक यही व्हीटस्टोन ब्रिज था। 4 रेजिस्टेंस है, बीच में उनके गैल्वेनोमीटर अटैच है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आप यहां पे क्वेश्चन अराइज कर सकते थे कि सर लेंथ और रेजिस्टेंस को आप बराबर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और R इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ L है। K यहां भी लगेगा और S के साथ भी आप K × 100 - L लिखेंगे, और जब इनको आप डिवाइड करेंगे
तो K से K कैंसिल हो जाएगा। मोस्टली हम कह सकते हैं कि R और L ऑलमोस्ट इक्वल हैं, क्योंकि जब उनको डिवाइड करना है तो कांस्टेंट टर्म कैंसिल होने वाली है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसको इस तरह से आप यूज करते हैं, प्रैक्टिकली लैब में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। तो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं जो नोन है। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। सबसे पहले जब इसको स्टार्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट को, यहाँ से की को आप इंसर्ट करेंगे और एक रेजिस्टेंस की जो की है वो यहाँ से रिमूव करेंगे, सुटेबल रेजिस्टेंस। तो मतलब यहाँ से मान लेते हैं 2 ओम या 20 ओम 10 ओम जितना भी है, यहाँ से आपने रिमूव किया और इस जॉकी को इस वायर के ऊपर मूव कर दिया आपने। कब तक इस वायर के ऊपर जॉकी को मूव करवाएंगे? टिल द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जब तक गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं आती तब तक आप उसे मूव करवाएं। लेट एट पॉइंट C वी गेट द नल पॉइंट। अगर C पॉइंट पे नल पॉइंट मिलता है तो दिस लेंथ वी मेजर, दिस इज L and the remaining length is 100 minus L. Now when we apply the bridge balance condition on this meter bridge, then R by X is equal to L by 100 minus L। और आपको X फाइंड आउट करना है, क्योंकि X अननोन है, बाकी सभी वैल्यू आपके लिए नोन है। तो X की वैल्यू होगी 100 minus L by L into R। This is the value of unknown resistance in term of 3 known resistance. This is all about the Wheatstone bridge and meter bridge. तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे।